टू डायमेंशनल एरेज। आज इसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। दिस इज सेक्शन 7.8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टू डायमेंशनल एरे आपने कैसे डिफाइन करनी है। अगेन 1D एरे के केस में एक साइज़ का डिक्लेरेटर होता है, यहाँ पे 2D एरे के केस में यहाँ पे दो आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज फर्स्टली एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। और बेहतर है कि उनको ऊपर नेम कांस्टेंट के तौर पे बना लें, जिस तरह यहाँ पे बनाए हैं या जिस तरह किताब के अंदर भी उसने इंडिकेट किया है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो उसने 3/4 की एक टू डायमेंशनल एरे बनानी है। तो किसी कंपनी की 3 डिवीजन्स हैं, उनके 4 क्वार्टर्स की सेल्स स्टोर करनी है। तो 3/4 की 2D एरे यहाँ पे बना रहा है और उसके लिए नेम कॉन्स्टेंट्स इसमें यहाँ पे नम डिव्स के नाम से और नम क्वार्टर्स के नाम से डिफाइन कर ली हैं। तो प्रॉब्लम स्पेसिफिक भी आप उनके नाम यूज़ कर सकते हैं, टास्क स्पेसिफिक भी, या इन जनरल रोज और कॉलम्स के तौर पे भी उनको नाम दे सकते हैं। तो हमने ये 3/5 की एरे बनाई थी, कीपिंग इन माइंड के देयर आर 3 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के मार्क्स एक रो के अंदर आएंगे एंड देयर आर 5 सब्जेक्ट्स फॉर हर स्टूडेंट के जिसके मार्क्स आपने एंटर करवाने हैं और स्टोर करने हैं। तो 3/5 की एक 2D एरे हमने इसलिए बना ली थी। ये इसमें इनपुट लेने का नेस्टेड लूप के थ्रू कोड है। यूज़र से इनपुट लेनी है, नेस्टेड लूप के थ्रू इनपुट लेंगे, बाद में उसको डिस्प्ले करना है। रो वाइज प्रोसेसिंग भी हमने की थी। तो रो वाइज प्रोसेस करके रो बाय रो, यानी कि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आपने उसके मार्क्स को डिस्प्ले करना है और उनकी एवरेज करनी है, लेट्स सपोज। तो साथ साथ उसका सम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। और कॉलम वाइज अगर प्रोसेसिंग करनी है, दैट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉलम वाइज प्रोसेसिंग का मतलब ये होगा कि आपने सब्जेक्ट वाइज उसके मार्क्स को एवरेज करना है और उसको सब्जेक्ट वाइज डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपको कॉलम वाइज प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप नोट करें कि यहाँ पे अब आउटर लूप कॉलम्स के ऊपर चल रहा है और इनर लूप रोज के ऊपर चल रहा है। जबकि यहाँ पे रो वाइज प्रोसेसिंग के अंदर आउटर लूप रोज के ऊपर चल रहा है और इनर लूप कॉलम्स के ऊपर चल रहा है। तो होपफुली इसकी वर्किंग आपको अब तक समझ आ गई होगी। इनको खुद से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके आप उनकी वेरिएशंस भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सेक्शन 7.8 और फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरेज। जिस तरह हमने बात की थी कि 1D एरेज को आप डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरह 2D एरेज को भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये एरे अगर मैंने यहाँ पे बनाई है 2D एरे, इसको अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसकी तमाम इंडिसेस पे तमाम जो इसकी वैल्यूज़ हैं 3/5 टोटल 15 वैल्यूज़ हैं इस एरे के अंदर, वो तमाम जंक होंगी, गार्बेज रैंडम वैल्यूज़ वहाँ पे पड़ी होंगी, जैसा कि अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स के अंदर होता है या अनइनिशियलाइज्ड 1D एरेज के अंदर भी होता है। इफ़ आई वांट टू इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे, तो उसी तरह जिस तरह मैं 1D एरे के लिए यूज़ करता था इनिशियलाइजेशन लिस्ट, वही यहाँ पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के पेयर में इसकी इनिशियलाइजेशन लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ और लेट्स सपोज मैं यही वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंस देयर आर 15 इंडिसेस इन दिस एरे, सो मैं यहाँ पे 15 वैल्यूज स्पेसिफाई करूँगा। ये मैंने 15 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। 3/5 की 2D एरे, तो टोटल देयर आर 15 वैल्यूज़ और ये 15 वैल्यूज़ इनिशियलाइजेशन की मैंने प्रोवाइड कर दी। नाउ लेट अस कमेंट दिस आउट। इस पोर्शन को ज़रा कमेंट आउट कर देते हैं, जो कि यूज़र से इनपुट ले रहा था। मैंने खुद से वो सारी वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी हैं। तो अब नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड सी कि क्या वही वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं जो मैंने सेव की हैं और किस ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही हैं। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस आउटपुट कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 ये आपकी पहली रो है। तो पहली रो में पहली 5 वैल्यूज चली गई। मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक वैल्यू स्पेसिफाई की थी, पहले 15 नेचुरल नंबर्स। तो पहली 5 वैल्यूज पहली रो में चली गई, अगली 5 वैल्यूज दूसरी रो में चली गई, सिमिलरली आखिरी जो 5 वैल्यूज हैं वो तीसरी रो में चली गई। तो रो बाय रो उसने स्टोर कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आप स्पेसिफाई करेंगे दे विल बी स्टोर्ड रो बाय रो। दीज 5 वैल्यूज इन द फर्स्ट रो, दीज 5 इन द सेकेंड रो एंड these last 5 values in the third row of this 2D array। तो वही सिंटेक्स है। लेकिन इन द केस ऑफ अ 2D array आप इस सिंटेक्स को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसकी बात करते हैं, पहले इसकी पार्शियल इनिशियलाइजेशन की बात भी यहीं पे कर लें। लेट्स सपोज कि आप चाहते हैं कि मैं पहली चंद वैल्यूज इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ यहाँ पे 8 इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 से लेके 8 तक। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जैसा कि आपको याद होगा कि 1D एरे की जब हम इनिशियलाइजेशन करते थे, पार्शियल इनिशियलाइजेशन जब करते थे, तो बाकी की इंडिसेस जो कि आपने इनिशियलाइज नहीं करवाए उन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये 5 वैल्यूज़, पहली 5 वैल्यूज़ तो पहली रो में यूज़ हो जाएंगी। ये वाली 3 वैल्यूज़ 6 7 और 8
दूसरी रो की पहली 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी और उसके बाद बाकी की 2 वैल्यूज़ दूसरी रो की और तीसरी रो की 5 वैल्यूज़ ये तमाम 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। इसको जल्दी से चला के देख लेते हैं और आउटपुट के अंदर आप वही चीज़ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पहली रो में चले गए, 6 7 8 8 वैल्यूज़ ही थी, 8 तक दूसरी रो में चले गए, उसको बाकी की तमाम वैल्यूज़ 0 से इनिशियलाइज हो गई। तो जिस तरह पार्शियल इनिशियलाइजेशन आप 1D एरे की कर सकते हैं, उस तरह 2D एरे की भी कर सकते हैं। अच्छा, अब 2D एरे के अंदर आपको एक और फ्लेक्सिबिलिटी भी इनिशियलाइजेशन के सिंटेक्स में लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है, विच इज़ ऑफन हेल्पफुल। वो क्या है? वो ये कि आप इस 2D एरे की इनिशियलाइजेशन में इस तरह से, ये तो आउटर कर्ली ब्रेसेस का पेयर आ गया, इसको सब डिवाइड कर सकते हैं रो बाय रो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्पेसिफाई हियर another list within this outer pair of curly braces, एक और पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के थ्रू एक और इनिशियलाइजेशन लिस्ट रो बाय रो में स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। उसके बाद एक और इनिशियलाइजेशन लिस्ट फॉर द सेकंड रो 6 7 8 9 and 10, and similarly for the third row. एंड इफ़ यू स्पेसिफाई मल्टीपल इनिशियलाइजेशन लिस्ट दिस वे, रो बाय रो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो मेक श्योर टू सेपरेट ईच इनिशियलाइजेशन लिस्ट फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट बाय कॉमा एज वेल। तो यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा और यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा। और इसका क्या मतलब है, जैसा कि आप डिड्यूस भी कर सकते हैं कि इस सारे सिंटेक्स का क्या मतलब होगा कि these 5 वैल्यूज़ विल गो इनटू द फर्स्ट रो while these 5 will go into the second row. Similarly, ये जो 5 वैल्यूज़ हैं 11 से लेकर 15 तक, ये तीसरी रो में चली जाएंगी। और इसको आप रीडेबिलिटी के लिए इसको मल्टीपल लाइंस पे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको बेहतर है कि इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा और 2D स्ट्रक्चर भी वाज़ेह हो रहा है कि ये 5 वैल्यूज़ पहली रो में जा रही हैं, ये दूसरी रो में जा रही हैं, ये तीसरी रो में जा रही हैं। तो इसको भी क्विकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यू विल सी द डिजायर्ड बिहेवियर इन द आउटपुट एज वेल कि 5 वैल्यूज़ करके पहली दूसरी और तीसरी रो में गई हैं। तो ये वाला सिंटेक्स भी एक ही लाइन के अंदर एक ही इनिशियलाइजेशन लिस्ट में आप एक ही पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में आप स्पेसिफाई कर दें, वो भी चल सकता है। और इस तरह मल्टीपल उतनी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस जितनी आपकी रोज हैं उतने आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर अब इस सेकंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तो रीडेबिलिटी के लिहाज से बेहतर हो गया कोड, दूसरी इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप रो बाय रो भी पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहली रो में ये 3 वैल्यूज़ यूज़ कर लो, दूसरी रो में सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ कर लो, और तीसरी रो में आप लेट्स सपोज 5 वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 1 2 3 विल गो इनटू द फर्स्ट 3 इंडिसेस ऑफ फर्स्ट रो, और बाकी के 2 इंडिसेस पहली रो के जो बाकी 2 इंडिसेस हैं, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं एक रो में, तो बाकी के 2 इंडिसेस पे 0 चला जाएगा। दूसरी रो में 6 और 7 पहले 2 इंडिसेस पे आ जाएंगे और बाकी के 3 इंडिसेस पे 0 चला जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और पांचवी रो में तीसरी रो में 5 वैल्यूज़ हैं, तो वो 5 की 5 चली जाएंगी। इसके आउटपुट भी क्विकली देख लेते हैं। तो वही हुआ है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि 1 2 3, उसके बाद 0 0, फिर 6 7 और 3 जीरोज़ हैं दूसरी रो में, और फिर तीसरी रो के अंदर 5 वैल्यूज़ मेरी स्पेसिफाइड जो हैं वो यूज़ कर लेगा। ये वाला काम, अगर ये वाला काम आप एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट से करना चाह रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, आप ये यहाँ पे ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 7 11 12 13 14 15, तो दिस वॉन्ट वर्क। इसको भी एक बार चला के कंफर्म कर लेते हैं। कि इस केस में एक्चुअली क्या होगा, इस केस में एक्चुअली ये होगा कि ये वाली पहली 5 वैल्यूज़ वो यूज़ कर लेगा पहली रो के लिए, और ये वाली 5 वैल्यूज़ 11 12 13 14 15 यूज़ कर लेगा सेकंड रो के लिए, और तीसरी रो कम्प्लीटली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस आउटपुट। सो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन लिस्ट का ये जो सिंटेक्स है, ये जो दूसरा मेथड हमने देखा है, दिस इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर रीडेबल। तो टिपिकली अगर आपको 2D एरे को इनिशियलाइज करना है तो यू शुड गो विद दिस मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड। तो ये 2 मेथड्स हो गए आपकी इनिशियलाइजेशन के। अब इसके अंदर मैं पूरी रो को भी स्किप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई कैन स्किप दिस होल रो। तो तीसरी रो की मैंने कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की, तो थर्ड रो विल कम्प्लीटली बी इनिशियलाइज टू जीरोस, एज यू कैन सी हियर। 1 2 3 चला गया पहली रो की पहली 3
प्लेसेस में, फिर 6 7 दूसरी रो की पहली 2 प्लेसेस में चला गया, और जो तीसरी रो है आपकी, थर्ड रो है, वो पांचों के पांचों वैल्यूज़ उसकी 0 से इनिशलाइज होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज होगी। सो ये 2 मुख्तलिफ तरह के सिंटेसिस हैं आपकी 2D एरे को इनिशलाइज करने के। अगर क्विकली आपने इनिशलाइज करना है, लेट्स सपोज पूरी एरे को आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज 0 से इनिशलाइज कर दें या किसी भी वैल्यू से इनिशलाइज कर दें, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड, जो कि हम 1D एरे में भी करते रहें, कि दिस विल स्टोर 0 इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, अब बाकी वैल्यूज़ जो कि मैंने स्पेसिफाई नहीं की तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि 0 होती है वो चली जाएगी। सो दिस वे यू कैन स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू फॉर 0 फॉर द ऑल द इंडिसेस ऑफ दिस एरे। बट नोट करें कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू तब्दील करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 करता हूँ, तो अब 11 तमाम जगहों पे नहीं जाएगा, सिर्फ 11 जाएगा पहली रो के पहले इंडेक्स पे, और बाकी तमाम जगहों पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली जाएगी, एज यू कैन सी। If you want to initialize the whole array with a given value, तो या एक 11 से फॉर एग्जाम्पल पूरी एरे को इनिशलाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे उतने 11 स्पेसिफाई करने पड़ेंगे जितने मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नाउ दैट माइट बी वेरी टीडियस इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, तो इन दैट केस इट इज़ जनरली डिज़ायरेबल कि आप उसको फिर इनिशलाइजेशन लिस्ट से ना करें, बल्कि इस तरह का एक नेस्टेड लूप लगा के इनिशलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन use this nested loop to initialize to assign 11 into every element of this array. This is not strictly speaking this is not initialization, because initialization वहीं पे होती है जहाँ पे आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, लेकिन आपने साथ ही डिक्लेयर करते साथ ही उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, नेस्टेड लूप के थ्रू 11 से इनिशलाइज कर दिया, तो दिस इज बेटर एज कम्पेयर टू राइटिंग 15 11 here इन द इनिशलाइजेशन लिस्ट। अगर 0 से इनिशलाइज करना है उसके लिए तो सिंटेक्स है, लेकिन किसी और वैल्यू से इनिशलाइज करना है तो आप इस तरह का नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप इसके आउटपुट से भी यहाँ पे देख लेंगे। तो नेस्टेड लूप के थ्रू आप जिस तरह इनपुट लेते हैं यूज़र से, जिस तरह आउटपुट करते हैं, सम या एवरेज करते हैं, उसी तरह ही असाइनमेंट के थ्रू आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप तमाम वैल्यूज़ को अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से इनिशलाइज भी, तमाम इंडिसेस को अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से इनिशलाइज भी कर सकते हैं। तो दिस वाज इनिशलाइजेशन ऑफ 2D एरेज। इसने भी मल्टीपल एग्जांपल्स दी हैं, ये पार्शल की एग्जांपल दी है, इसको भी देख लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन 7.8 विच इज़ पासिंग 2D एरेज इनटू फंक्शंस। कि 2D एरेज अब आपने फंक्शन में भेजनी है, जिस तरह हमने 1D एरेज के बारे में बात की थी कि 1D एरे आप फंक्शन में भेजना चाहते हैं, इस तरह 2D एरे भी आप फंक्शन में भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे भेजेंगे। लेट अस कमेंट दिस आउट और लेट्स से कि मेरे पास ये एरे, चंद की वैल्यूज मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर दी। नाउ आई वांट टू पास दिस एरे इनटू अ फंक्शन। यहाँ पे मैंने एरे को डिस्प्ले करने के लिए ये वाला कोड लिखा हुआ है, जो कि डिस्प्ले भी कर रहा है, साथ में सम या एवरेज भी कर रहा है। तो मैं लेट्स सपोज इस एरे को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि मैं लॉजिक मेन के अंदर ही लिख लूँ, लेकिन फंक्शन का हमने एडवांटेज यही पड़ा है कि फंक्शन के थ्रू ये काम करने से कोड रीयूजेबल बन जाएगा। आपको जहाँ पे भी एरे को डिस्प्ले करने की ज़रूरत होगी, आप उस एरे को, उस फंक्शन को कॉल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बार बार आपको ये वाली लॉजिक रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी। तो वी वांट टू implement a function display array which will display this 2D array of integers। तो इसके कितने पैरामीटर होंगे। जब हम 1D array किसी फंक्शन में पास करते हैं तो हम साथ में उसका साइज पास करते हैं, इस तरह से ये 1D array आ रही है इंटीजर्स की और साथ में उसका साइज आ रहा है, जिसकी बेसिस पे आप लूप लगाते हैं फंक्शन के अंदर। अब 2D array अगर आपने किसी फंक्शन में पास करनी है तो साथ में आप 2 तरह के साइजेस इसके लिए पास करने पड़ेंगे, क्योंकि 2D array के डेफिनेशन में आप 2 तरह के साइज स्पेसिफाई करते हैं, उसके नंबर ऑफ रोज भी स्पेसिफाई करते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी स्पेसिफाई करते हैं। तो आई नीड टू स्पेसिफाई 2 थिंग्स हियर। फर्स्टली आई विल सेंड द नंबर ऑफ रोज एंड देन आई विल सेंड द थर्ड पैरामीटर आई विल सेंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये सिंटेक्स होगा एक 2D एरे को फंक्शन में पास करने का। ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें गलती है, उसकी तरफ अभी आते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक है और उसको कैसे ठीक करना है। सो ये हमारे फंक्शन की प्रोटोटाइप है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेशन हम फंक्शन की यहाँ पे दे देते हैं।
लेट्स सपोज के ए उस एरे का नाम है, रोज उसके रोज की तादाद है और कॉलम्स उसके कॉलम्स की तादाद है। तो एरे आ रही है 2D एरे, उसके रोज की तादाद आ रही है दूसरे पैरामीटर में, कॉलम्स की तादाद आ रही है तीसरे पैरामीटर में। तो मैं लेट्स सपोज यही वाला काम करना चाह रहा हूँ, उसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे कि अगर एवरेज वगैरह करनी है तो समझो एवरेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोज़ आ जाएगा वेरिएबल, यहाँ पे कॉलम्स का वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पे एरे का नाम भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं सम कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा और चाहता हूँ एक रो कंप्लीट होने के बाद एंडल आ जाए, मतलब अगली रो अगली लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो, ना कि एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो इस पार्ट को अब यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, कॉलम वाइज प्रोसेसिंग वाले को भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो मेन में हमने सिर्फ अभी एरे डिफाइन की है। अब मैं इस एरे को डिस्प्ले करने के लिए भेजना चाहता हूँ उस डिस्प्ले एरे के फंक्शन में। तो डिस्प्ले एरे के फंक्शन में सबसे पहले मैं किस तरह भेजूँगा, मैं मार्क्स भेजूँगा, द नेम ऑफ द एरे, उसके रोज़ की तादाद भेजूँगा और उसके कॉलम्स की तादाद भेजूँगा इन द थर्ड पैरामीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड पैरामीटर रोज़ की तादाद है, थर्ड पैरामीटर कॉलम्स की तादाद है। तो यहाँ पे मैंने उसका नाम मार्क्स रखा है और फंक्शन के अंदर नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने उसका नाम ए कर दिया लेट्स सपोज, और ए के नाम से इसे फंक्शन में रेफर कर रहा हूँ। एंड यू शुड रिमेंबर कि व्हेनेवर यू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन, तो एक्चुअली पूरी एरे नहीं पास होती, क्या पास होता है उसका बेस एड्रेस। सिमिलरली द सेम थिंग विल हैपन हेयर। जब मैं एरे 2D एरे का नाम इस फंक्शन में भेज रहा हूँ तो उसका बेस एड्रेस ही यहाँ पे पास किया जा रहा है, पूरी की पूरी एरे नहीं जा रही। वो आप क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हैं टू सिंपली डिस्प्ले मार्क्स ऑन स्क्रीन। तो दिस विल डिस्प्ले द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। जिस तरह 1D एरे के केस में डिस्प्ले होता है उस तरह यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। बट देयर इज एन इशू हेयर, देयर इज अ प्रॉब्लम हेयर। ये फंक्शन कोड अभी कंपाइल नहीं होगा। वजह क्या है कि C++ इस तरह से आपको 2D एरेज नहीं भेजने देगा। C++ का कंपाइलर कहेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है। अब क्या चीज़ मिसिंग है, अब वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस डिस्कशन को सुनना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई 2D एरे किसी फंक्शन में भेज रहे होंगे C++ में, ये नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर बता रहे हैं कि ये 2D एरे है, लेकिन C++ रिक्वायर करता है कि आपने यहाँ पे दूसरे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स करके भेजने। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक 3x5 के एरे भेज रहे हैं, इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 5 है, तो यू शुड स्पेसिफाई 5 हेयर। और वो देख सकते हैं कि नीचे जो एरर का निशान आ रहा था वो गायब हो गया। एंड सिमिलरली इन द फंक्शन डेफिनेशन एज वेल यू मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर 5। यहाँ से भी वो एरर ख़त्म होगी। तो C++ रिक्वायर्स यू कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जरूर स्पेसिफाई करने। बेशक आप कहें कि नंबर ऑफ कॉलम मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, रोज भी भेज रहा हूँ, कॉलम भी भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़रूर स्पेसिफाई करने। तो यहाँ पे भी 5 मैंने लिख दिया फंक्शन की प्रोटोटाइप में भी, और यहाँ पे भी 5 लिख दिया। तो नाउ दिस विल वर्क। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अब फंक्शन उतना जेनेरिक फंक्शन नहीं है जितना कि ये वाला फंक्शन था। दिस फंक्शन वाज सपोज्ड टू डिस्प्ले अ 1D एरे। दिस फंक्शन जिसकी प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस वाज डिफाइंड टू डिस्प्ले an array of integers of any size, but this function will display a 2D array of integers having 5 columns। ये फंक्शन एक 3x5 के एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक 2x5 की एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक 10x5 की एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक 60x5 की एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिस्प्ले एन एरे अ 2D एरे ऑफ साइज 2x3 लेट्स सपोज, जिसमें कॉलम्स की तादाद 5 के अलावा हो, उस एरे को डिस्प्ले नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है, इतना जेनेरिक नहीं है जितना कि ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ करती थी 1D एरे के केस में, कि यहाँ पे आपको कॉलम्स की तादाद के हवाले से फिक्स करना पड़ रहा है फंक्शन को।
लेट्स सपोज कि आपके पास दो एरेज हैं, 2D एरेज हैं, एक के अंदर कॉलम्स की तादाद 5 है और दूसरे में कॉलम्स की तादाद 10 है, तो आप दोनों को एक ही फंक्शन से डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे। ये फंक्शन सिर्फ 5 कॉलम्स वाली एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, और सिमिलरली इसी तरह का एक और फंक्शन बनेगा जो कि 10 कॉलम्स वाली एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा। सिमिलरली आपको चाहिए 40 कॉलम्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन, तो उसके लिए एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये उतना जेनेरिक नहीं है जितना कि ये वाला फंक्शन जेनेरिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये वाला फंक्शन उतना जेनेरिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल चूंकि हमारे पास एरे के कॉलम्स की तादाद 5 ही है, तो हम इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स कमेंट दिस आउट एज वेल। तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, नीचे हमने इसको डिफाइन कर लिया और यहाँ पे हम उसे डिस्प्ले एरे को कॉल कर रहे हैं कि ये जो एरे हमने बनाई है इसको सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा दो हमें कि वाकई ये एरे बन गई है और इसके अंदर बाकी वो एलिमेंट सेव हो गए हैं जो कि हम करना चाह रहे थे। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब आउटपुट में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बेस एड्रेस डिस्प्ले किया था एरे का, तो वो बेस एड्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरह 1D एरे का नाम डिस्प्ले करने से इसका बेस एड्रेस डिस्प्ले होता है, उसी तरह यहाँ पे भी इसका बेस एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। 1 2 3 6 7 पहली रो में चले गए, 11 12 13 14 15 दूसरी रो में चले गए, और अगली 5 वैल्यूज़ मैंने इनिशलाइज की थी तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली गई। तो वो वाला फंक्शन जो डिस्प्ले का अभी हमने लिखा वो इस एरे को डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली आपने अगर फंक्शन में कोई एरे में इनपुट लेनी है यूज़र से, तो उसके लिए भी इसी तरह का फंक्शन बनाया जा सकता है जो कि गेट इनपुट नाम का फंक्शन है, जो कि एक 2D एरे जिसके कॉलम्स की तादाद 5 है रिसीव कर रहा होगा, उसके रोज़ की तादाद रिसीव कर रहा होगा, उसके कॉलम्स की तादाद रिसीव कर रहा होगा और यूज़र को प्रॉम्प्ट करके उसमें इनपुट ले रहा होगा। इस फंक्शन को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें, ये हमने पैरामीटर्स को नाम दे दिए और लेट्स सपोज यही वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर दिस, और यूज़र जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेगा उसको AIJ पे स्टोर कर दिया जाएगा। तो इनपुट लेने के लिए हम इसी तरह का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे मार्क्स की एक एरे बनाता हूँ, उसका बेस एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको सेमीकोलन लगा के कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं इनपुट लेना चाहता हूँ गेट इनपुट के फंक्शन से। क्या मैंने इनिशियलाइज नहीं की, यूज़र से मैं इनपुट लूँगा तो मार्क्स की एरे यहाँ पे भेजूँगा, उसके रोज़ की तादाद भेजूँगा, उसके कॉलम्स की तादाद भेजूँगा और यूज़र से उसमें इनपुट ले लूँगा। तो इनिशियलाइज अब मैं नहीं कर रहा एरे को, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। तो मैं फंक्शन पहले बनाया था डिस्प्ले करने के लिए, अब मैं एक और फंक्शन के थ्रू उसमें इनपुट भी ले रहा हूँ। तो एरे पास करके साथ में उसके रोज़ और कॉलम्स की तादाद पास करके आप इनपुट भी ले सकते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसका सम एवरेज करना चाहें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसे। बेस एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है एरे का, कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज ये वैल्यूज़ मैंने इनपुट दे दी, तो ये सारा काम कौन सा फंक्शन कर रहा है, गेट इनपुट का फंक्शन कर रहा है। अब गेट इनपुट का फंक्शन ने उस एरे में स्टोर कर दिया और वही बिहेवियर आपको नजर आएगा यहाँ पे कि गेट इनपुट के फंक्शन ने बेसिकली यहाँ पे एरे का सिर्फ बेस एड्रेस लिया, पूरी एरे की कॉपी नहीं बनी, और बेस एड्रेस के थ्रू जब उसने AIJ करके वैल्यू कोई सेव करवाई तो AIJ के थ्रू एक्चुअली वैल्यू सेव हो रही थी मार्क्स एरे के इंडेक्स IJ पे, सब IJ पे, और वो भी नज़र आ जाएगा आपको जब डिस्प्ले एरे का फंक्शन उस एरे को डिस्प्ले करेगा। तो तमाम वैल्यूज़ जो यूज़र ने इनपुट की थी गेट इनपुट के फंक्शन में, वो तमाम वैल्यूज़ आपको अब नज़र आ रही हैं डिस्प्ले एरे के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले होती है। इसका मतलब है कि जिस तरह 1D एरे किसी फंक्शन में पास की जाती थी, हमने डिस्कस किया था, उसका बेस एड्रेस पास होता है, उसी तरह ही 2D एरे भी जब किसी फंक्शन में पास की जाती है तो उसका सिर्फ बेस एड्रेस ही पास होता है। एंड यू कैन वेरीफाई दैट। अगर अभी तक भी कन्विंस नहीं हुए आप, तो आप उसको दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर A को डिस्प्ले करके, और इस फंक्शन के अंदर A को डिस्प्ले करके वो वही बेस एड्रेस डिस्प्ले करेगा जो कि यहाँ पे मार्क्स के थ्रू डिस्प्ले हो रहे हैं।
इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सो जिस तरह हम 1D एरेस को फंक्शन में भेजते हैं उस तरह 2D एरेस को भी फंक्शन में भेज सकते हैं, लेकिन एक नई चीज़ क्या सामने आई कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, वो नहीं आप छोड़ सकते। यानी कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सिर्फ 2D एरे वो वाली रिसीव करेंगे जिनके कॉलम्स की तादाद 5 होगी। कॉलम्स की तादाद अगर 5 के अलावा कुछ और है तो ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकेगा, ये वाला फंक्शन भी कॉल नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे कॉलम्स की तादाद 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो इन दोनों लाइनों पे एरर देना शुरू कर देगा कि ये वाला फंक्शन तो 5 कॉलम्स वाली 2D एरे सिर्फ रिसीव करता है और ये वाला 5 की कॉलम वाली 2D एरे रिसीव करता है, आप 6 साइज़ के कॉलम वाली एरे इसमें नहीं भेज सकते। सो इस रिस्ट्रिक्शन की वजह क्या है? एक चीज़ तो ये है कि आपको समझ आता नहीं चाहिए कि ये रिस्ट्रिक्शन है, लैंग्वेज की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है तो आपको उसके मुताबिक ही चलना है। इसको इस तरह लिखेंगे तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। यू मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैन नॉट बी वेरिएबल हेयर। वो वेरिएबल नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट ही होना चाहिए। वो लिटरल कांस्टेंट होगा लाइक 5 या कोई नेम्ड कांस्टेंट होगा। आप ग्लोबली कोई नेम कांस्टेंट डिफाइन करके वो भी यहाँ पे भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पेसिफाई n here where n is a global name constant defined above। इसका फ़ायदा क्या है कि इसके लिए अब चेंज करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी n को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी, कोड विल वर्क करेक्टली। सो नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एंड दे कैन नॉट बी वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको वेरिएबल कर दूं तो अगेन वो एरर देना शुरू हो जाएगा कि उसके कांस्टेंट होना चाहिए। दिस विल वर्क फाइन नेम कांस्टेंट बना के। सो इस रीज़न की डिटेल में अब थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपको 2D एरे जब फंक्शन में भेज रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। जब 1D एरे भेजते थे तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू दैट एक और चीज़ यहाँ पे कि हमने कांस्टेंट पैरामीटर्स की बात की थी जब एरेज फंक्शन में पास कर रहे थे। अब इसमें से किस फंक्शन के अंदर एरे को कांस्टेंट जाना चाहिए, कांस्टेंट पैरामीटर के तौर पे जाना चाहिए। गेट इनपुट का तो काम ही यही है कि उसमें यूजर से इनपुट लेके एरे में सेव करनी है, तो इसमें तो एरे कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। हो जाएगी तो वो करेंगे, अगर कांस्टेंट तो वो गलत होगा। डिस्प्ले एरे के फंक्शन में डिस्प्ले एरे का काम क्या है? डिस्प्ले एरे का काम ये है कि उसने एरे के कॉन्टेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले एरे का कोई काम नहीं है कि उसके कॉन्टेंट्स को मॉडिफाई करे, गलती से करे या जानबूझ के करे। तो इसको इतने राइट्स ही नहीं होने चाहिए कि ये मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पे इसे कॉन्स्ट का कीवर्ड एरे की डेटा टाइप से पहले मेंशन कर दें। सो अगर डिस्प्ले एरे के फंक्शन में अगर एक्सीडेंटली भी कोई चेंज आप करना चाहेंगे, सपोज AIJ को 0 करते जा रहे हैं आप डिस्प्ले करते साथ ही, तो वो आपको नहीं करने देगा। जबकि प्रीवियसली जब ये कांस्टेंट नहीं था तो तब आप ये चेंज भी कर सकते थे। तो इट इज़ बेटर कि उन तमाम फंक्शन में आप एरेज को कांस्टेंट एरे के तौर पे पास करें जो फंक्शन आप नहीं चाहते कि चेंज करें एरे के कॉन्टेंट्स को। दोज फंक्शन विच आर नॉट सपोज टू चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ द एरे, उनको उतने राइट्स ही नहीं होने चाहिए कि वो एरे को मॉडिफाई करें। तो डिस्प्ले एरे और इस तरह के कुछ और फंक्शन में आपको उसको कांस्टेंट के तौर पे पास करना पड़ेगा, इनपुट के फंक्शन में नहीं, क्योंकि इनपुट का काम ही है उस एरे को चेंज करना। और ये कॉन्स्ट आपने दोनों जगहों पे स्पेसिफाई करना है, फंक्शन की प्रोटोटाइप में भी और नीचे फंक्शन की डेफिनेशन करते वक्त उसके हेडर में भी। जिस तरह 1D एरे के लिए भी करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लेकिन कॉल करते वक्त कोई फ़र्क नहीं आएगा। फंक्शन कॉल पहले भी ऐसी हो रही थी, अब भी ऐसी ही हो रही है डिस्प्ले एरे के फंक्शन। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट के व्हाई इज दिस नंबर ऑफ कॉलम्स नेसेसरी है, ये क्यों स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। हमने 1D एरे के केस में बात की थी, वन डायमेंशनल एरे है ये, कि जब आप कोई इस किस्म का एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, मार्क्स 1 मार्क्स सब 1, तो कंपाइलर ऑन द बैक एंड क्या कर रहा होता है, वो उसके बेस एड्रेस में दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप ऐड करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच रहा होता है। इस तरह का एक फॉर्मूला यूज़ करता है जो कि जेनेरिकली ये होगा कि बेस एड्रेस में वो I जो कि इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई करके अपने डिजायर्ड वैल्यू के इंडेक्स तक पहुंचेगा। ये बात हमने 1 से 2 लेक्चर पहले डिस्कस की थी। सिमिलरली ये इंटीजर्स की अरे, अगर आपके पास डबल्स की अरे हो तो उसके लिए ये वाली चीज़ सिर्फ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 4 की बजाय साइज ऑफ डेटा टाइप 8 है, इसलिए वो 8 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा I को। तो अगर मैंने इस वैल्यू तक पहुँचना है, वैल्यूज़ के इंडेक्स 2 तक पहुँचना है, तो बेस एड्रेस 2100 में ऐड किया जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 which is 16, तो 2116 will be the base address, will be the address of this element। तो इस एलिमेंट के एड्रेस तक वो पहुँच जाएगा। अब 2D एरेज के केस में क्या होगा? 2D एरेज, लेट्स सपोज कि ये एरे है मेरे पास,
उसी तरह मार्क्स की एरे मैंने बनाई है, इंटीजर टाइप की बनाई है, 3 रोज़ हैं 5 कॉलम्स हैं। इसको हम इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं। रोज़ आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 2, 3 रोज़ हैं, और 5 कॉलम्स हैं, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। ये लेट्स सपोज 5 वैल्यूज़ पहली रो में है, ये दूसरी रो में, तीसरी रो में। रोज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर कोडिंग भी डिफरेंट कर दी है कि पहली रो ये आपको ब्लू में नज़र आ रही है, ये लाइट से रेड से शेड में नज़र आ रही है, ये लाइट ग्रीन से शेड में नज़र आ रही है तीसरी रो। अब ये भी तो मेमोरी में कहीं पड़ी होगी अरे, इस तरह भी हमने बात की बेस एड्रेस की। तो लेट्स सपोज कि इसका बेस एड्रेस 1550 है। 1550 अगर इस पूरी एरे का बेस एड्रेस है, दैट इज़ पहले रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस 1550 होगा, तो पहली रो के दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? इसमें 4 ऐड कर दो, वो होगा 1554। तो इसका एड्रेस क्या होगा? 1558, क्योंकि एरे इंटीजर्स की है तो 4 बाइट्स का एक बॉक्स है, हर स्मॉल बॉक्स 4 बाइट्स का है। तो पूरी रो के अंदर कितने इंटीजर हैं? 5। देयर आर 5 इंटीजर्स। तो 5 into 4 20 बाइट्स इज द साइज ऑफ 1 रो। तो अगर एक रो पहली रो 1550 से शुरू हो रही है, तो अगली रो कहाँ से शुरू हो रही होगी? 1570 से। उससे अगली रो कहाँ से शुरू हो रही होगी? 1590 से। और आखिरी एलिमेंट की आखिरी बाइट का एड्रेस क्या होगा? इसकी टोटल बाइट्स कितनी है? ये 15 into 4 60 बाइट्स हैं। 1550 से शुरू हो रहा है, तो लास्ट बाइट का एड्रेस होगा, इस एलिमेंट की लास्ट बाइट का एड्रेस होगा 1609। तो 1550 से 1609 तक आपकी टोटल 60 बाइट्स हैं। यू कैन कैलकुलेट दैट। सो इस तरह से मेमोरी में एरे सेव हुई होती है। यानी कि मतलब इस सारी डिस्कशन का ये हुआ कि ये 2D स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में 2D स्ट्रक्चर ऐसे नहीं पड़ा होगा। कंप्यूटर की मेमोरी 1 डायमेंशनल होती है, कंप्यूटर की मेमोरी 2 डायमेंशनल नहीं होती। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे विजुलाइज किया हुआ है, दिस इज़ फॉर अस। ये यूज़र का व्यू है, ये प्रोग्रामर का व्यू है कि जी 2D एरे बनी हुई है, उसके अंदर कुछ रोज़ हैं और कुछ कॉलम्स हैं, और हम उसे टेबुलर स्ट्रक्चर में व्यू कर रहे हैं। मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, रैम जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ नॉट अ टेबुलर स्ट्रक्चर। वो 2D स्ट्रक्चर नहीं है। रैम इज़ अ 1D स्ट्रक्चर। रैम में किसी भी एड्रेस को, किसी भी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई इट्स एड्रेस। यहाँ पे 2D एरे के अंदर तो आपको रो नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है, कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है, तब आप किसी डिजायर्ड एलिमेंट तक पहुँचते हैं। लेकिन 1D एरे में या रैम में, मेमोरी में, आपको सिर्फ एक एड्रेस स्पेसिफाई करना है। वो एड्रेसेस मैंने यहाँ पे लिखे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो व्यू है, ये सिर्फ प्रोग्रामर का व्यू है। इन मेमोरी व्यू या जो सिस्टम का व्यू है, कंपाइलर ने जहाँ पे मेमोरी सेव की हुई है, ये सारा डेटा सेव किया हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट। वो व्यू कैसा होगा वो यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा व्यू है, प्रोग्रामर का व्यू है। और मेमोरी में ये एलिमेंट्स एक्चुअली किस तरह पड़े होंगे, यहाँ पे वो कलर कोडिंग आपकी मदद करेगी समझने में कि वैल्यूज़ किस ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। तो पहली रो की वैल्यूज सबसे पहले पड़ी हुई है, वही 1550 से 1566 तक। एक्चुअली 1569 होगा इसकी आखिरी बाइट का एड्रेस। तो ये 20 बाइट्स, 4 बाइट का एक बॉक्स है। तो दीज आर 20 बाइट्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। देन द नेक्स्ट 20 बाइट्स कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। और फिर तीसरी रो के एलिमेंट्स 1590 से ऑनवर्ड्स 20 बाइट्स के अंदर पड़े हुए हैं। 1606 से आखिरी एलिमेंट का एड्रेस शुरू हो रहा है, तो 1609 पे ख़त्म हो रहा होगा। 6, 7, 8, 9 4 बाइट्स फॉर दिस लास्ट एड्रेस। और ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 इन द फर्स्ट रो, 11 13 15 17 19 इन द सेकंड, एंड सो ऑन दीज 5 वैल्यूज़ इन द थर्ड रो। सो ये व्यू, ऊपर वाला व्यू है, ये प्रोग्रामर का व्यू है। हम इस तरह विजुलाइज कर रहे हैं 2D एरे को, इस तरह से इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। बट मेमोरी में तो ये इस तरह पड़े हुए हैं, 1D स्ट्रक्चर की सूरत में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेमोरी तो 2 डायमेंशनल है ही नहीं, उसने तो 1D स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही एलिमेंट्स को सेव करना है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ द यूज़र, इफ़ द प्रोग्रामर, आप बीइंग अ प्रोग्रामर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं जी कि मार्क्स की एरे के रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करो। इस 15 को एक्सेस करते हैं, इसको डिस्प्ले करना है या इसकी जगह कोई और वैल्यू यहाँ पे सेव करनी है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को, मार्क्स 1 2 के एक्सप्रेशन को आप किसी सी इन या सी आउट की स्टेटमेंट में इस तरह से यूज़ करते हैं। मार्क्स 1 2 इसको डिस्प्ले कर दो, इसको डिस्प्ले कर दो, या इसमें कुछ इनपुट ले लो इस तरह के किसी एक्सप्रेशन में, या इसमें कोई ख़ास वैल्यू
जो मैंने स्पेसिफाई की है उसको स्टोर कर दो। तो किसी भी तरह से इस एक्सप्रेशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो कंपाइलर को इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि मार्क्स 1 2 का क्या मतलब है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स 1 2 ये जो 15 वैल्यू है ये कहाँ पड़ी हुई है, ये बाइट नंबर 1578 तक पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि कंपाइलर या सिस्टम आपका इसी किस्म का कोई और फार्मूला, ये तो सिंपल फार्मूला था जो कि एरे वन डायमेंशनल थी, तो लेकिन इसी किस्म का कोई और फार्मूला यूज़ कर रहा होगा टू गेट फ्रॉम दिस बेस एड्रेस, इस बेस एड्रेस से इस एलिमेंट के एड्रेस तक पहुंचने के लिए, 1578 तक पहुंचने के लिए। वो फार्मूला कैसा होगा उसी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दोबारा से वो एरे विजुलाइज कर लिया। लेट्स सपोज कि इस एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया है, विच इज़ सेकेंड रो और उसके अंदर थर्ड कॉलम, यानी कि मार्क्स 1 2 को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये कुछ चीज़ें एरे के बारे में यहाँ पे लिखी हैं जी। बेस एड्रेस इसका हम ज्यूम कर रहे हैं 1550 है, साइज ऑफ डेटा टाइप जो कि इंटीजर्स की एरे है इसलिए 4 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। अब 1550 से जो कि बेस एड्रेस है 1578 तक कैसे पहुँचेंगे, इस किस्म का कोई फार्मूला यूज़ हो रहा होगा क्या। अब आपको गौर करना है कि मार्क्स, मैं रो नंबर 1 की किसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ और रो नंबर 1 इज़ एक्चुअली द सेकंड रो ऑफ माई 2D एरे, ऐसा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि रो नंबर 1 के आने से पहले रो नंबर 0 के तमाम एलिमेंट्स पड़े होंगे, मुझे उन्हें स्किप करना है, कंपाइलर को उन्हें स्किप करना है। मैं रो नंबर 1 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो इससे पहले कितनी रोज होंगी, 1। अगर मैं रो नंबर 2 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो उससे पहले कितनी रोज होंगी, 2। तो एक रो को स्किप करना है। अच्छा, अब एक रो में एलिमेंट्स कितने हैं वो मुझे बताएगा ये नंबर ऑफ कॉलम्स 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स। सिंपल सा फैक्ट है 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में कि हर रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हों, और हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज हों। एग्जाम्पल इस कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं, हर कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं विच इज़ द नंबर ऑफ रोज, और हर रो में 5 वैल्यूज़ हैं विच इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मुझे पहली रो को स्किप करना है। पहली रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो एक रो स्किप करनी है, क्योंकि मैंने रो नंबर 1 में पहुंचना है तो आई नीड टू स्किप द फर्स्ट रो। तो एक रो स्किप करो जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। फिर मैं पहुंच जाऊंगा अपने 5 एलिमेंट स्किप करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपनी डिज़ायर्ड रो के स्टार्ट पे। अब मुझे मज़ीद कितने एलिमेंट स्किप करने हैं 15 तक पहुंचने के लिए, मुझे मज़ीद 2 एलिमेंट स्किप करने हैं, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में यूज़र स्पेसिफाई कर रहा है, सेकंड पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में यूज़र या प्रोग्रामर स्पेसिफाई कर रहा है। तो फिर ये 2 ऐड करेंगे, तो कितने यूनिट स्किप करने हैं वो ये एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो 1 × 5 + 2 7 यूनिट स्किप करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग बाइट से 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स दूर है मेरा डिज़ायर्ड एलिमेंट 15। लेकिन ये 7 तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, बाइट्स तो नहीं है। बना 1550 में 7 ऐड कर दूंगा तो वो तो मुझे 1557 दे देगा, विच इज़ इनकरेक्ट। तो 7 यूनिट स्किप करने हैं। हर यूनिट का साइज़ क्या है, वो 4 बाइट है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो साइज़ ऑफ डेटा टाइप से पता चलेगा, क्योंकि इंटीजर्स की एरे है, इंटीजर 4 बाइट का होता है, इसलिए 7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से। तो 7 यूनिट्स 4 बाइट के यूनिट स्किप करने हैं, तो 7 × 4 28 बाइट्स टोटल स्किप करनी है। 1550 के अंदर 28 ऐड कर दो, यू विल गेट टू 1578 विच इज़ द डिज़ायर्ड एड्रेस ऑफ माई डिज़ायर्ड एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई इस किस्म का एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखे मार्क्स 1 2, तो कंपाइलर उसके पीछे इस किस्म का कोई फार्मूला यूज़ कर रहा होता है। बेस एड्रेस उसके बाद होता है 1 और 2, ये आपने स्पेसिफाई किए कौन सी रो के कौन से कॉलम में जाना चाह रहे हैं। साइज ऑफ डेटा टाइप भी उसके पास होता है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपने डिज़ायर्ड रो नंबर को, ओनली देन यू विल गेट टू नो कि आपकी डिज़ायर्ड रो कहाँ पे पड़ी हुई है। सो this formula which takes us to our desired element, this is a mapping formula for this 2D array। एक और एग्जांपल देखते हैं इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए। लेट्स सपोज कि मैं मार्क्स 2 3 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये 48 एक्सेस करना है, इसको मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं, वही बेस एड्रेस है, वही डेटा टाइप है, डेटा टाइप का साइज़ है, वही नंबर ऑफ रोज हैं, वही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नाउ व्हाट विल हैपन 2 3 के लिए। 2 3 मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 पे गौर करें। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का क्या मतलब है कि मैं तीसरी रो के अंदर जाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है तीसरी रो में जाने से पहले मुझे प्रीवियस 2 रोज स्किप करनी पड़ेंगी। ये 2 आ गया। हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। इसका मतलब है मुझे टोटल 10 एलिमेंट्स स्किप करने हैं।
तब मैं अपनी डिज़ायर्ड रो के स्टार्ट पे पहुंचूंगा। ये 10 एलिमेंट स्किप हो जाएंगे तो मैं अपनी डिज़ायर्ड रो के स्टार्ट पे पहुंचूंगा। अब मुझे अपनी रो में कौन सा एलिमेंट चाहिए, इसके लिए दूसरे पैरामीटर को यहाँ पे देखें, फोर्थ एलिमेंट चाहिए। 3 नंबर चूँकि 0 से शुरू हो रहा है इसलिए फोर्थ एलिमेंट। तो फोर्थ एलिमेंट तक पहुँचने के लिए कितने एलिमेंट स्किप करने हैं मजीद? तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मुझे कितने एलिमेंट स्किप करने हैं? 3, 1, 2 और 3। तो 3 एलिमेंट जब मैं स्किप कर लूँगा तो मैं आपके डिज़ायर्ड एलिमेंट के स्टार्ट पे पहुँच जाऊँ। तो 3, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। तो 2 × 5 10 + 3 13 एलिमेंट्स मुझे स्किप करने हैं। 5 ये, 5 ये और 3 ये, 13 एलिमेंट जब मैं स्किप कर लूँगा। हर एलिमेंट का साइज़ कितना है? 4 बाइट है। तो 13 × 4 52 बाइट्स जब मैं स्किप कर लूँगा तो मैं अपने डिज़ायर्ड एलिमेंट तक पहुँच जाऊँगा। 52 जब ऐड होगा 1550 में, यू विल गेट 1602 विच इज़ द एड्रेस ऑफ माई डिज़ायर्ड एलिमेंट। तो जब आप इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे तो कंपाइलर सिस्टम ये वाला काम करके आपको 16 से 2 पे लेके जा रहा होगा और वहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा के आप देख रहे होंगे 48 यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे पॉसिबली इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन के थ्रू। सो वही मैपिंग फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सिर्फ उसके पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं, 2 और 3 हो गए हैं। पहले हमने 1 और 2 देखे थे, अब हमने 2 और 3 इस वाले एलिमेंट को एक्सेस किया। किसी और एलिमेंट की बात करते हैं, पहली रो के एक एलिमेंट की बात करते हैं। पहली रो का 5वां एलिमेंट 0 4 एक्सेस करना है। अब मुझे रो नंबर 0 में जाना है, इसका मतलब मुझे कोई रो स्किप नहीं करनी। तो 0 × 5 आएगा इस फार्मूले में। 0 × 5 मतलब 0 एलिमेंट स्किप करो। दिस विल गिव मी 1550 के अंदर 0 ऐड होगा तो दिस विल गिव मी 1550। दैट इज़ मैं अपनी रो के स्टार्ट पे ही हूँ क्योंकि मुझे इसी रो के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब इस रो में किस एलिमेंट को एक्सेस करना है? एलिमेंट नंबर 4 जो कि 5th एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। तो 5th एलिमेंट तक जाने के लिए मुझे कौन से कितने एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे? मुझे 4 एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे, वो 4 इसमें ऐड कर ली। तो 0 × 5 0 + 4 दिस इज़ 4, दिस इज़ 4। तो 4 यूनिट स्किप करने हैं, 4 बॉक्सेस स्किप करने हैं। हर बॉक्स का साइज़ क्या है? 4 बाइट्स है। तो 4 × 4 16 बाइट्स स्किप होंगी। 1550 में जब 16 ऐड होगा तो 1566 बनेगा जो कि मेरी डिज़ायर्ड एलिमेंट का मेमोरी में एड्रेस है। अब नोट करें कि ये सिर्फ हमारा व्यू है, सिस्टम को तो सिर्फ ये व्यू नज़र आ रहा है। तो सिस्टम को इसी व्यू के अंदर रहते हुए सारी कैलकुलेशन करनी है और इस फॉर्मूले के थ्रू वो तमाम कैलकुलेशंस कर लेगा। अब नोट करें ज़रा इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर कि हमने यहाँ पे जब 1 2 एक्सेस किया था, जब 2 3 एक्सेस किया, जब 0 4 एलिमेंट पहली रो का 5वां एलिमेंट एक्सेस किया तो कुछ चीज़ें सेम है। 1550 हर बार यूज़ हो रहा है, ये वाला 4 हर बार यूज़ हो रहा है और ये 0 और 4 हर बार यहाँ पे यूज़र ने जो स्पेसिफाई किए हैं वहाँ से आ जाते हैं। तो आपको फॉर्मूले में कितनी चीज़ें चाहिए? 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीज़ें दरकार हैं। और इसी फॉर्मूले को अगर ज़रा जेनेरिक करके देख लें तो ये बनेगा कि इन जनरल मैं किसी मार्क्स ij को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो आई विल एक्सेस द एलिमेंट एट द मेमोरी लोकेशन नंबर दिस 1550 विच इज़ द बेस एड्रेस प्लस i my desired row number into 5 plus j whole multiplied by 4, this expression multiplied by 4। और यहाँ पे 1550 क्या है? मेरा बेस एड्रेस है। 5 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इस पर ज़रा गौर कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और 4 क्या है? वो साइज ऑफ डेटा टाइप। तो कंपाइलर को ये तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए तभी वो फार्मूला यूज़ कर सकेगा, इस फार्मूले के थ्रू एड्रेस गेट कर सकेगा। बेस एड्रेस उसे मालूम है, एरे जब आपने डिफाइन की मेमोरी में कहीं पे सेव हुई वो उसने अपने पास सेव कर लिया हुआ है और हमने उसको डिस्प्ले करके भी यहाँ पे देखा था। तो बेस एड्रेस उसको मालूम होता है, एरे का नाम बेसिकली बेस एड्रेस होता है। तो बेस एड्रेस उसे पता है, आई आप उसे बता रहे हैं यहाँ पे, जे भी आप उसे बता रहे हैं यहाँ पे, साइज़ ऑफ डेटा टाइप भी उसे पता है। जब एरे बनी थी तो आपने साइज़ ऑफ आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई की थी तो वो भी यहाँ पे उसे मालूम है। क्या चीज़ उसे मालूम नहीं है? इस फॉर्मूले के अंदर 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें उसे मालूम है। बेस एड्रेस मालूम है, आई मालूम है, जे मालूम है, साइज ऑफ डेटा टाइप मालूम है, नंबर ऑफ कॉलम्स उसे नहीं पता, नंबर ऑफ कॉलम्स उसे नहीं मालूम, कहीं से नहीं पता चल रहा। सो क्या करना पड़ेगा? अब जब भी आप किसी एरे को किसी फंक्शन में पास करेंगे, बीइंग अ प्रोग्रामर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करें, n स्पेसिफाई करें यहाँ पे भी, और सिमिलरली फंक्शन की
डेफिनेशन में भी, फंक्शन के हेडर में। सो दैट्स द रीज़न फॉर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर। सी प्लस प्लस क्यों रिक्वायर करती है कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करें? बिकॉज ये फॉर्मूला उस वक्त तक चल ही नहीं सकता जब तक कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ना मालूम हो, कंपाइलर को ना मालूम, सिस्टम को ना मालूम। देखिए आप कह सकते हैं कि जी मैंने एरे डिफाइन करते वक्त तो रोज़ कॉलम स्पेसिफाई किए थे, उसे वहाँ से क्यों नहीं पता चल रहा? तो वो तो उसे मालूम थे। जब आप मेन में किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं, जब मैंने ये सारा कोड मेन में लिखा होता है, तो तब तो उसे यहाँ से मालूम थे कि इसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। लेकिन जब आप किसी फंक्शन में पास कर देते हैं उस एरे को, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले एरे के फंक्शन में पास कर देते हैं, आप यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई करते, तो जब आप ए आई जे को एक्सेस करेंगे तो कंपाइलर हैज़ नो वे टू नो कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है, इस एरे के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है, अनलेस टू स्पेसिफाई इट हेयर, तभी वो यूज़ कर सकेगा। इसलिए जब भी फंक्शन में एरे पास करनी है सी प्लस प्लस में, तो लैंग्वेज रिक्वायर करेगी आपको, फोर्स करेगी आपको कि आपने यहाँ पे सेकंड कर्ली ब्रेस के सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर कॉलम्स की तादाद एरे की ज़रूर स्पेसिफाई करनी है, उसके बगैर कोड कंपाइल ही नहीं होगा। यू माइट आर्गू कि हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ तो भेज रहे हैं, बट अगेन ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे आप अपने लिए भेज रहे हैं, क्योंकि आपने कोड में यूज़ करना है रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद। ये कंपाइलर के लिए नहीं है, कंपाइलर के लिए आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि कॉलम्स की तादाद क्या है आपकी 2D एरे की, और तभी वो इस फॉर्मूले में उसे यूज़ कर सकेगा। तो इन जनरल 2D एरे को एक्सेस करने का जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा होगा। जब भी किसी 2D एरे के ARR उसका नाम है, आई जेथ एलिमेंट को, रो नंबर आई के को एलिमेंट नंबर जे को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो दिस विल गेट मैप टू दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला बनेगा। बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस BA यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, प्लस आई जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया यूज़र ने, प्लस जे आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे होल मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ द डेटा टाइप। तो वेयर BA इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, कॉलम्स इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड DT इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप। अगर इंटीजर्स की एरे है तो यहाँ पे 4 यूज़ होगा, अगर डबल्स की एरे है तो यहाँ पे 8 यूज़ होगा, कैरेक्टर्स की एरे है तो 1 यूज़ होगा, शॉर्ट्स की एरे है तो 2 यूज़ होगा, एंड सो ऑन। बेस एड्रेस उसे मालूम होगा, डेटा टाइप का साइज भी उसे पता होगा डिक्लेरेशन से। यहाँ पे आप जब एरे पास कर रहे हैं फंक्शन में, तो यू स्पेसिफाई कि ये इंटीजर्स की एरे है, तो वहाँ से उसे पता चल जाएगा कि डेटा टाइप का साइज 4 बाइट है या 8 बाइट है या क्या है। आई और जे आप लिख रहे होंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर, इससे उसे पता चल जाएंगे। एक चीज़ नहीं पता चलेगी अनलेस कि आप उसे बताएं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करके बताने पड़ेंगे, तभी वो फॉर्मूला यूज़ होगा और तभी ये वाला काम, ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अदरवाइज आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मैपिंग फार्मूला फॉर द 2D एरे। 1D एरे के लिए हमने पहले डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटिवली सिंपल। इसके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उम्मीद है कि इतनी तमाम एग्जांपल्स के बाद ये भी समझ आ गया होगा। थोड़ा सा पेपर वर्क करें, फिगर ड्रॉ करें 2D एरे की, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके एलिमेंट्स को ज़रा एक्सेस करके देखें, और दोनों तरह से फिगर ड्रॉ करें, यानी कि अपना व्यू भी ड्रॉ करें 2D स्ट्रक्चर, और मेमोरी व्यू भी ड्रॉ करें, और देखें कि फार्मूला किस तरह से आपके डिजायर्ड एलिमेंट तक लेके जा रहा है। So this is the general formula for accessing the elements of a 2D array, and therefore you can see here, यहाँ पे भी वो फंक्शन में पास कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन में पास कर रहा है एरे शो एरे के फंक्शन में, तो कॉलम्स की तादाद जो यहाँ पे नेम ग्लोबल नेम कांस्टेंट उसमें बनाया है वो स्पेसिफाई कर रहा है फंक्शन की प्रोटोटाइप में भी, और लेटर ऑन इन द फंक्शन हेडर एज वेल, फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन के हेडर में भी लिख रहा है। यहाँ पे उसने अगेन डिस्कस किया कि 2D एरे बेशक आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, टेबल की शक्ल में विजुलाइज कर रहे हैं। ये उसने एक 3x4 की एरे बनाई है, तो 3x4 की एरे 3 रोज़ और 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल एरे मेमोरी में इस तरह पड़ी होगी, पहली रो के 4 एलिमेंट, फिर अगली रो के 4 एलिमेंट, फिर तीसरी रो के 4 एलिमेंट्स। सो वही तरीका रो बाय रो एलिमेंट्स को सेपरेट करके मेमोरी में स्टोर किया गया होगा, जो हमने भी डिस्कस किया था अभी एग्जाम्पल्स के अंदर। सो उसने भी यहाँ पे लिखा होगा, व्हेन द कंपाइलर जनरेट्स कोड फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D array, it needs to know how many bytes separate the rows in memory. The number of columns is a critical factor in this calculation. किताब में उसमें से इतनी डिस्कशन की है, हमने डिटेल में भी इसको डिस्कस कर लिया है कि कैसे वो फार्मूला यूज़ करता है बिहाइंड द सीन्स, और उस फार्मूले में चूँकि नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। ये जो डिटेल डिस्कशन है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमने उसे डिस्कस कर लिया, तो आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसको अच्छी तरह से, जो भी हमने डिस्कशन की, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
सो ये यहाँ पे हमने वही बात जो की थी कि ये 2D अरे है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे पहली रो के एलिमेंट पड़े हुए हैं, उसके बाद दूसरी रो के एलिमेंट पड़े हुए हैं लेफ्ट टू राइट, फिर तीसरी रो के एलिमेंट पड़े हुए हैं लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर, इसे कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, क्योंकि रो बाय रो एलिमेंट्स को आप सेव कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, सिस्टम सेव कर रहा है, कंपाइलर सेव कर रहा है। तो मोस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरेज इन रो मेजर ऑर्डर, वो रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करती हैं। दिस भी रो मेजर ऑर्डर, रो बाय रो सेव करती हैं। सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जितनी भी मेजर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो एरेज के को 2D एरेज को, मल्टी डिमेंशनल एरेज को मेमोरी के अंदर रो मेजर ऑर्डर में सेव करती है। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है सेव करने का, वो है कॉलम मेजर ऑर्डर, कि आप यानी कि इस 2D स्ट्रक्चर को इस तरह सेव करने की बजाय, रो बाय रो सेव करने की बजाय आप कॉलम बाय कॉलम सेव करें। मतलब ये तीनों वैल्यूज सबसे पहले सेव हों, 1, 11, 42, फिर 2, 13, 44, नेक्स्ट 3, फिर 3, 15, 46, नेक्स्ट 3, फिर अगली 3 होंगी ये 3, और अगली 3 होंगी ये वाली 3 वैल्यूज़। तो कॉलम बाय कॉलम अगर सेव करेंगे तो वो कॉलम मेजर ऑर्डर कहलाएगा, और अगर रो बाय रो जैसा कि हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर। तो C++ यूजेस रो मेजर ऑर्डर टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ मल्टी डिमेंशनल एरेज। इसलिए रो मेजर ऑर्डर का जो फार्मूला हमने देखा है उस ये फार्मूला रो मेजर ऑर्डर का है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से वो फार्मूला डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स कॉलम बाय कॉलम पड़े हों मेमोरी के अंदर तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो उस फार्मूले में इवेंचुअली आपको कॉलम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और Fortran is one language which uses column measure order to store the number of store the elements of 2D arrays, but C++ and all other major high level programming languages use row measure order. So this is row measure order. कॉलम मेजर ऑर्डर की एग्जांपल का खुद से बना के उसका फार्मूला आप डिड्यूस कर लेंगे तो इट वुड बी इट विल सर्व एज गुड प्रैक्टिस फॉर यू। सो किताब की तरफ आते हैं वापस। ये इसमें 2D एरेज की कुछ एग्जांपल्स दी हैं। समिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे, समिंग द रोज, रो वाइज प्रोसेसिंग, पूरी यहाँ पे पूरी एरे को सम कर रहा है। हमने लास्ट टाइम देख ली थी अपनी कोडिंग एग्जांपल में इस तरह की एग्जांपल। यहाँ पे रो बाय रो सम कर रहा है, ये भी हम देख चुके हैं। कॉलम बाय कॉलम अगर प्रोसेस करना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किताब से भी इन एग्जांपल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज एरेज विद 3 और मोर डायमेंशंस। अब लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि आप 2 से ज़्यादा डायमेंशंस की एरेज भी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आपके पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स थे एंड देयर वर 5 सब्जेक्ट्स फॉर ईच स्टूडेंट। तो 3/5 की आपने एरे बना ली। मैं एक और एरे बनाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास देयर आर 50 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं 5-5 क्विज़ेस के नंबर लेट्स सपोज स्टोर करना चाहता हूँ इस एरे के अंदर। क्विज मार्क्स कहते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में और देर आर 5 क्विजेज, हर स्टूडेंट के 5 क्विजेज हैं, इनके नंबर सेव करने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली एक 50/5 की एरे यूज़ कर सकता हूँ। नाउ देयर आर 2 सच सेक्शंस। अब 2 इस तरह के सेक्शन हैं। अब एक तरीका वंस अगेन ये है कि मैं एक एरे बनाऊँ 50/5 की और एक और एरे बना लूँ 50/5 की। या अगर 3 सेक्शंस हैं तो इस तरह की 3 एरेज बना लूँ 50/5 की। दिस इज़ फॉर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज़ फॉर सेकंड सेक्शन, दिस इज़ फॉर द थर्ड सेक्शन। और लैंग्वेज अब मुझे अलाउ कर रही है कि मैं इसको एक 3D एरे की शक्ल में विजुलाइज कर सकता हूँ। 3 सेक्शन हैं तो इसकी पहली डायमेंशन 3 आ जाएगी और उसके बाद 50/5। नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ गए हैं, 7 हो गए हैं, तो यहाँ पे 7 × 15 × 5। तो इसकी निस्बत बजाय इसके कि आप उतनी एरे लहदा बनाएं, एक ही 3D एरे बना लें जैसे 7/50/5 की। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यू कैन इजीली डिटर्मिन इट बाय मल्टीप्लाइंग दीज 3 वैल्यूज 7 × 15 × 5। सो दिस फर्स्ट डायमेंशन टेल्स मी कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर। देयर आर 7 सेक्शंस। दिस डायमेंशन टेल्स मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच सेक्शन। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। 7 सेक्शन है, हर एक में 50 स्टूडेंट्स हैं। और दिस लास्ट डायमेंशन टेल्स मी कि उसके अंदर हर स्टूडेंट के लिए मुझे 5 क्विजेस के मार्क्स स्टोर करने। तो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह ही जिस तरह हमने बात की कि 2D एरे को प्रोसेस करने के लिए आपको नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3D एरे को प्रोसेस करने के लिए आपको
एक ट्रिपल नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर एक वेरिएबल आई चल रहा होगा पहली डायमेंशन पे, दूसरा वेरिएबल जे चल रहा होगा दूसरी डायमेंशन पे, और तीसरा वेरिएबल लेट्स सपोज के चल रहा होगा तीसरी डायमेंशन पे। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आ जाएगा सेकेंड डायमेंशन के लिए जे इज लेस देन 50, जे प्लस प्लस, and within it let's suppose k is less than 5, k plus plus, और ये तीसरी डायमेंशन। और इसके अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इसमें क्विज मार्क्स आई जे सब के पे यूजर गिवन वैल्यू इनपुट करके स्टोर कर सकते हैं। तो इस लूप की 7 इंटू 50 इंटू 5 आइट्रेशन टोटल इतनी वैल्यूज़ वो यूज़र से लेगा और उनको इस एरे में, इस 3 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर करता जाएगा। सो इट विल टेक टाइम टू एग्जीक्यूट ऑब्वियसली। 7 इंटू 50 इंटू 5 इज़ अ बिग नंबर। टोटल ये 1750 एंट्रीज बनेंगी इस 3D एरे की, तो 1750 दफ़ा यूज़र से इनपुट लेगा। इसको चलाने के लिए आप इसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं या इस पहली डायमेंशन का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर 3D एरे, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस 3D एरे विल ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ 1D एरे। जिस तरह भी हमने बात की कि आपकी 2D एरे जिस तरह 1D एरे की शक्ल में पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर, इस तरह 3D एरे भी इवेंचुअली मैप होकर 1D स्ट्रक्चर में पड़ी होनी है, चूँकि रैम में जाके इवेंचुअली जब ये तमाम वैल्यू सेव होनी है, इस एरे के कंटेंट सेव होने हैं, तो रैम तो 1 डायमेंशनल है। तो इसके लिए भी इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ हो रहा होगा इस तरह का, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फार्मूला 3D एरे के लिए, बट वो हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे। बट यू शुड अगेन कीप दिस फैक्ट इन माइंड के कोई और फार्मूला जाहिर है इस मकसद के लिए यूज़ हो रहा होगा बिहाइंड द सीन्स बाय द कंपाइलर इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। इसी तरह का ट्रिपल नेस्टेड लूप इसको डिस्प्ले करने के लिए, सम करने के लिए, एवरेज करने के लिए भी लगाया जा सकता है। उसी की एग्जांपल उसने यहाँ पे दी है 3/5/8 की, उसने एक एरे बनाई है। तो इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? इसको विजुलाइज करेंगे एज 3 सेपरेट 5/8 एरेज। तो 3 स्लाइसेस हैं और हर स्लाइस में देर आर 5 रोज एंड 8 कॉलम्स एंड देर आर 3 सच स्लाइसेस। हमारे केस में एक स्लाइस का साइज 50/5 है, 50 रोज और 5 कॉलम्स हैं, और देर आर 7 सच स्लाइसेस, और को छोटा करना है तो 3 सच स्लाइसेस, इस तरह से। सो लैंग्वेज आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, आप 3 से ज़्यादा बड़ी डायमेंशन की एरे भी बना सकते हैं, 4 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, अपने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज स्पेसिफाई करते जाने। 5 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, इस तरह और डायमेंशन की एरे भी बना सकते हैं। लैंग्वेज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ डायमेंशन पे। बट टिपिकली आपको जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे तो 3 से ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। आमतौर पर 2 डायमेंशनल एरेज की ज़रूरत ही पड़ेगी, कुछ जगहों पे 3 डायमेंशनल की पड़ेगी, बट 4th या हायर डायमेंशनल एरेज की ज़रूरत आपको अपने प्रोग्रामिंग करियर में शायद कभी भी नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज बहरहाल आपको अलाउ कर रही है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ 3D एरे, और इसको प्रोसेस कैसे करना है उसको हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रिपल नेस्टेड लूप उसके लिए लगाया जाएगा। इसमें जो डिस्कशन यहाँ पे लिखी है 7.9 में छोटा सा सेक्शन है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और इस नोट को भी ज़रा गौर कीजिएगा कि व्हेन राइटिंग फंक्शन दैट एक्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल एरेज एज आर्गुमेंट्स ऑल बट द फर्स्ट डायमेंशन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैरामीटर लिस्ट। यानी कि आप फॉर एग्जांपल ये 3D एरे किसी फंक्शन में भेजते हैं तो उस फंक्शन में भेजने के लिए आपको यहाँ पे आप उसके पहली डायमेंशन का साइज स्पेसिफाई कर रहे होंगे पैरामीटर में, इस तरह 3 पैरामीटर आ रहे होंगे। पहला पैरामीटर एरे, तो यहाँ पे अब आपको 3 डायमेंशनल एरे भेजने के लिए लेट्स सपोज ये एरे आप उस फंक्शन में भेजना चाहते हैं, तो आपको उसकी पहली के अलावा सारी डायमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50 और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5। जैसा 2D एरे थी अगर, तो उसमें पहली के अलावा दूसरी स्पेसिफाई करनी पड़ रही थी। इस तरह 3D एरे के केस में पहली के अलावा बाकी दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। और इसका रीज़न भी यही है कि बैकएंड पे जो फार्मूला वो इस्तेमाल कर रहा होगा उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। जिस तरह इसके फार्मूले में नंबर ऑफ कॉलम यूज़ हो रहे थे, इसके फार्मूले में वो ये दोनों डायमेंशन यूज़ हो रही होंगी। हमने वो फार्मूला नहीं देखा, बट सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों यूज़ हो रहे होंगे, इसलिए ये दोनों स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। इस तरह अगर कोई 4 डायमेंशनल एरे आप भेजते हैं किसी फंक्शन के अंदर, आल्दो के शायद अपने पूरे प्रोग्रामिंग करियर में आप कभी नहीं करेंगे ऐसा काम, लेकिन अगर भेजते हैं तो आपको पहली के अलावा बाकी तीनों डायमेंशंस
यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज कि दूसरी डिमेंशन 10 है, तो पहली के अलावा बाकी सारी डिमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। यही उसने यहाँ पे बताया कि जब हम मल्टी डिमेंशन एरे किसी फंक्शन में भेज रहे हैं आर्गुमेंट के तौर पे, तो ऑल बट द फर्स्ट डिमेंशन यानी कि पहली डिमेंशन के अलावा बाकी सब मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैरामीटर लिस्ट बोथ इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एज वेल एज इन द फंक्शन हेडर। सो दिस कंप्लीट सेक्शन 7.9। इसकी चेकपॉइंट एक्सरसाइजेज 7.22 तक तो आपको कह दिया था लास्ट टाइम, बाकी की जो हैं 2.3 से लेकर 2.6 तक ये वाली आप कर लीजिएगा, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। 7.10 इज़ अ सिंपल केस स्टडी, एरेज की एग्जांपल के तौर पे उसने दी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा।